जो पार्टी को पैसा वैसा देना हो वो बारकोड से दीजिए। चंदे चंदे के लिए कैसे लगाइए? नहीं, चंदे के लिए नहीं है ये इनकी ये फोटो है जो वायरल हो रही है। इसकी जो पैंट की चेन है वो कहा जा रहा है कि चेन और खुली हुई है, उसपे गोला वोला बना के। अब ये और वो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा स्टाइल मार रहे हैं, आपको होश ही नहीं कि पैंट कहाँ चेन। जो लोग कह रहे हैं कि लोगों खुली भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? तो खुली है तो देखे देखे कौन मना कर रहा है? हम तो मना कर नहीं रहे। भूल बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की। बात कहाँ हो रही मालूम है? बात हो रही सारस पर, चिड़ई पर बात हो रही है, कौआ पर बात हो रही है, मुर्गी पर बात हो रही है। कह रहे थे कि यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा स्टूल पर बैठाती है। अब देख लो, ये उत्तर प्रदेश में कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बंगाल में जाके स्टूल पर बैठ जा रहा है। 2024 में भाजपा या मोदी हारेंगे, हरा पाएगी कोई पार्टी यूपी में खासकर? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर यही हालात रहेगी तो मुझे लगता है जो वोट इन लोगों को बचा है, बस खाली सारस का नाम लेते रहे, वो वोट वहां चला जाएगा। जब कुछ वोट बचा है मुसलमानों का, उम्मीद लगा है कि चलो कुछ इनके साथ रहेंगे, वो सब भाजपा के साथ चले जाएंगे। आपकी पार्टी का क्या रुख है, किसके साथ जा रहे हैं? क्योंकि अकेले तो आप भी नहीं जीतने वाले, कहीं किसी के साथ जाएंगे। ट्रेन में किसी ट्रेन में लटक के ही आपकी यात्रा भी पूरी होनी है। सबकी यात्रा उसी से जाती है, आप भी उसी यात्रा में जाते हैं, सब उसी यात्रा में। ट्रेन में किसी का एसी का कोच होता है, किसी के स्लीपर का कोच होता है, किसी के जनरल का होता है, लेकिन सब उसी से जाते हैं। ट्रेन पे आप लोग लटकने जा रहे हो? आज अगर आदरणीय स्वर्गीय नेताजी रहते मुलायम सिंह यादव जी, तो जो हश्र इनका हुआ है, उस हश्र में जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलती है और लोगों को एक सही दिशा मिलता है। लेकिन इनके राज्य में, इनके निर्देश पर तो मुझे लगता है कि कोई सफलता नहीं मिल सकती। जाएंगे मायावती को अगर बना दिया जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का, तो मोदी को हराया जा सकता है। पहले बनाने की बात तो शुरू हो। नहीं तो ये आपकी तरफ से तो आई है, हम कह रहे हैं, सोच समझ के आप लोगों ने कहा होगा। नहीं, मैं कह ग्लोबल लीडर हो गए मोदी जी, बिल्कुल हो गए। अमेरिका में चुनाव लड़ने जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं मतलब आज भी हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी नमस्ते करेंगे तो हम उनको थोड़ी ना कहेंगे कि आप तरह के कहेंगे कि नहीं हम तो नमस्ते नहीं करेंगे। अरे हमारे आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय है, कितना सम्मान करते हैं लोग। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी भले ही अपने आप को पिछड़ों की पार्टी कहती है, लेकिन थोड़ा सा हाईटेक हो रही है। ये देखिए बारकोड लगाया हुआ पेटीएम का, यानी पार्टी कार्यालय में आइए तो जो पार्टी को पैसा वैसा देना हो वो बारकोड से दीजिए। चंदे के लिए कैसे लगाइए? नहीं, चंदे के लिए नहीं है। ये पार्टी के सभी पार्टियों का रूल है कि उनके सदस्यता अभियान चलते हैं, उनकी रसीदें कटती हैं और उसी से कार्यकर्ता चलते हैं। किसी भी संस्था को, किसी भी दल को चलाने के लिए उसका एक रसीद होता है और हर एक रसीद के अलग अलग मानक होते हैं कि आपको यहाँ से अगर लखनऊ से बनारस तक जाना है तो तेल कितना खर्चा होगा। तो अगर आप 200 रुपए का खर्चा हो रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो 200 रुपए आप 10-10 रुपए अगर इकट्ठा करके 100 सदस्य बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके पास। तो आप बनारस भी जाएंगे, कार्यक्रम करके चले आएंगे। तो जो पहले जेब से निकाल के लोग देते थे, मोबाइल से ट्रांसफर, अब सीधे कह रहे हैं भाई 10 रुपया देना है तो ये पार्टी के खाते का बारकोड है? नहीं, ये कार्यालय के खाते का है। कार्यालय जैसे मैं पार्टी का ही माना जाए, पार्टी का ही कि पार्टी का। अच्छा चलिए, ये तो बात हुई। आपका एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें सब समाजवादी पार्टी वाले गोला वोला बना के दिखा रहे हैं। आपके जो पैंट की चेन है उसमें कहा जा रहा है कि आप बड़ा स्टाइलिश फोटो खिंचाएंगे, जरा दिखा दें। हाँ, देखिए क्या है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग पहले बाथरूम में टकटकी लगाते थे। फोटो दिखा दे पहले हम लोग। पहले बाथरूम में ये लोग टकटकी लगाते थे, अब लोगों के पैंटों पर और उनके जो है इनकी ये फोटो है जो वायरल हो रही है। इसकी जो पैंट की चेन है वो कहा जा रहा है कि चेन और खुली हुई है, उसपे गोला वोला बना के। अब ये और वो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा स्टाइल मार रहे हैं, आपको होश ही नहीं कि पैंट कहाँ चेन। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा चैन खुला हुआ है, आप बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं और मैं पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें बता दें कि कौन सा पैंट का चैन खुला हुआ है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ लोगों की मानसिकता उस तरह बदल गई है कि लोगों खुली भी नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? तो खुली है तो देखे देखे कौन मना कर रहा है? हम तो मना कर नहीं रहे। भूल बस तो आदमी जीवन में कई मौके आते जब इस तरह से, अगर खुली भी रहेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन लोगों को फर्क पड़ रहा है ना, जिन लोगों को वो फर्क पड़ रहा है कि हम अपनी बात और अपनी लड़ाई और अपने प्रेजेंटेशन कितना बेहतर कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, सच्चाई ये है कि कभी भी छोटे तबके का गरीब परिवार से उभर करके अगर राजनीति में कदम बढ़ा रहा है तो हमेशा से उसके टांग को पकड़कर खींचने का काम हो रहा है। और टांग पकड़कर खींचने वाले लोग हमेशा से अपने सामने दूसरे को देखना नहीं चाहते। और हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि टांग मत पकड़ के खींचो, आप हाथ पकड़ के खींचोगे तो तुम भी बढ़ोगे, हम भी बढ़ेंगे। लेकिन समाज को बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं। वही आपने कहा कि आपको समाजवादी पार्टी वालों ने ज्यादा ट्रोल किया,
सिचुएशन क्या है, परिस्थितियां क्या, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और छोटी छोटी चीजों पे उलझे, लेकिन छोटी सोच का ही मामला है। खत्म होते जा रहे हैं पॉलिटिकल रूप से, सामाजिक रूप से, जॉब्स नहीं है, हाथ से निकली जा रही है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं और किसकी चेन खुली रह गई इस पे चर्चा कर रहे हैं। बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य की। बात कहाँ हो रही मालूम है? बात हो रही सारस पर, चिड़ई पर बात हो रही है, कौवा पर बात हो रही है, मुर्गी पर बात हो रही है, बकरी पर बात हो रही है। मुद्दा तो ये नहीं है। घूम फिर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी घूम फिर के विक्रमादित्य मार्ग समाजवादी पार्टी चली जाती है। वो नहीं, वहां नहीं जा रहे हैं वो ले अच्छा नहीं, ये भी एक इशू है। ये भी कहा जा रहा है कि जिनका आप नाम लिया, सारस की मेन अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो जितना सारस पे ट्वीट कर रहे हैं, जितना सारस से मिलने जा रहे हैं, मतलब और तमाम इश्यूज है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, हालांकि बात कह रहे हैं उसके लिए दूसरी चीजों के लिए बड़ी पहल नहीं हो रही है। सारस को इतना बड़ा इशू बना दिया गया। देखिए जब बुद्धि खत्म हो जाती है ना, मति मर जाती है। जब जैसे किसी को विनाश के रास्ते पे जाना होता है ना, तो उसकी मति मर जाती है और वो मंदबुद्धि का हो जाता है, नाज मनुष्य पे छाता है, तो वैसे विवेक मर जाता है। तो वैसा जिसकी विवेक मर चुकी है तो वो सारस की तरफ जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं देश की बड़ी पार्टी से लड़ने जा रहा हूं और मैं हराने का काम करूंगा, 80 सीटों पर हराने का काम करूंगा। कहां से हराएंगे? फारूक अब्दुल्ला साहब आ जाए उत्तर प्रदेश में, 10 वोट नहीं दिला पाएंगे, हराने की बात उनसे कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी को बुलाते हैं, वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमसे आप दोस्ती करिए, 100 वोट नहीं दिला पाएंगे, कहेंगे कि हम उनसे उलट देंगे, उनसे उलटवा देंगे भाजपा को। आप केसीआर साहब को तेलंगाना से बुला रहे हैं कि आइए यहाँ, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अरे यहाँ कुछ वोट है, यहाँ तो कर ही नहीं रहे हो। चुनाव लड़ना है यूपी में, वो परिक्रमा कर रहे हैं। कार्यक्रम कलकत्ता में हो रहा है। डाक कर कह रहे थे कि यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को भाजपा स्टूल पर बैठाती है। अब देख लो, ये उत्तर प्रदेश में कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बंगाल में जाके स्टूल पर बैठ जा रहा है। आप कल्पना करिए कि आप कितना बड़ा परिक्रमा कर रहे हैं कि आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा। तो ये जितने परिक्रमा करने वाले हैं, ये फ्यूज बल्ब का एक झालर बना रहे हैं। तो फ्यूज बल्ब का झालर उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में वो कभी कामयाब होता नहीं है। और कामयाब नहीं होने के पीछे कि अब ये सारस और फलाना, ये सांड और सारस और अतीक, ये 3 मुद्दा इनकी राजनीति का मेन एजेंडा बना हुआ है। तो 3 एजेंडे से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की जनता ये सोच रही है, इन मुद्दों से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भाई भूखे मर रहा हूं तो मुझे राशन चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही तो मुझे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पा रही है, दवाई मांगी हो रही है, तो उसको सस्ता करने की हमारी बात करने वाले। 2024 में भाजपा या मोदी हारेंगे, हरा पाएगी कोई पार्टी यूपी में खासकर? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर यही हालात रहेगी तो मुझे लगता है जो वोट इन लोगों को बचा है, बस खाली सारस का नाम लेते रहे, वो वोट वहां चला जाएगा। जब कुछ वोट बचा है मुसलमानों का, उम्मीद लगा है कि चलो कुछ इनके साथ रहेंगे, वो सब भाजपा के साथ चले जाएंगे, अब का वोट नहीं मिलेगा इनको। तो अभी बीजेपी के मुकाबले विपक्ष के पास कोई बड़ी रणनीति नहीं है, और रणनीति न होने की वजह से ये लोग बीजेपी को जिताने की योजना बना रहे हैं। ये जितने विपक्षी देखता क्या होता है, कहते हैं थर्ड फ्रंट बनने जा रहा, मतलब फर्स्ट फ्रंट बीजेपी है तो सेकेंड छोड़ करके थर्ड में चले जाते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं कि हम तीसरे नंबर पर हैं। तो जब पहले तय कर लिए कि मैं तीसरे गोल में हूं, तो दूसरा नंबर पर आने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, हम दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या रुख है, किसके साथ जा रहे हैं? क्योंकि अकेले तो आप भी नहीं जीतने वाले, कहीं किसी के साथ जाएंगे। ट्रेन में किसी ट्रेन में लटक के ही आपकी यात्रा भी पूरी होनी है। सबकी यात्रा उसी से जाती है, आप भी उसी यात्रा में जाते हैं, सब उसी यात्रा में। ट्रेन में किसी का एसी का कोच होता है, किसी के स्लीपर का कोच होता है, किसी के जनरल का होता है, लेकिन सब उसी से जाते हैं। ट्रेन पे आप लोग लटकने जा रहे हो? देखिए सबके अलग अलग क्लास होते हैं, ठीक है भाई, हम लोग निचले स्तर के क्लास के हैं, तो हम लोग वही क्लास से बुकिंग होती है, भैया इस क्लास से हमको जाना है, तो हम लोग भाई अब हवाई जहाज से जा नहीं सकते। अभी हवाई जहाज पे चले जाएंगे तो जो लोग हमारा पैंट देख रहे हैं, फिर वो लोग हमारे नीचे और झांकने लगे। ओम प्रकाश राजभर जी की कभी ब्रजेश पाठक से मुलाकात हो रही है, दया शंकर सिंह आज आए थे, चाय पी के गए हैं, तो लग रहा है कि देखिए मोदी जी की गाड़ी में बैठेंगे। नहीं, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम तो सबकी गाड़ी में चलने के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं आइए, जैसे आप हमारी गाड़ी पर बैठ गए, हमारी कुर्सी पर बैठे हैं, तो वैसे हम भी चाह रहे हैं कि जो चाहता है हमारी कुर्सी पर आना चाहता है आ जाए। हम तो किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि मैं चाय नहीं पीना है, मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। मैं तो चाहता हूं आओ एक साथ सब लोग बैठ के चाय पियो, लेकिन चाय पीना अलग विषय है। वो भी चाय पीने आए, रामनवमी पर बधाई देने आए। वो हमारे क्षेत्र का एक समस्या था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, वहां
हमारे विधानसभा जो गुजर के बलिया की तरफ जाती है, वहां मैं कट बनवाना चाहता हूं कि वहां नीचे उतर करके सीधे हम लोग रसड़ा होते हुए बाया बलिया जाए, तो लोगों को आसानी होगी। अब 70 किलोमीटर आगे बढ़ने के बजाय हम लोग 70 किलोमीटर पहले अगर पहुंचेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हमारी जो एक समय के साथ साथ और हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। तो हम इस मसले पर प्रयास कर रहे हैं कि यूपीडा के चेयरमैन से हम अपने, भाई हम ये बताइए कि आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव जी की हैसियत नहीं है कोई एसपी से बतिया ले, इनकी बातें नहीं सुनेगा, डीएम इनकी बातें नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये उस लायक बनाए नहीं है, अपने संबंधों को इन्होंने बेकार कर दिया है धमकी दे करके। आप किसी के संबंधों को खराब करेंगे तो आपका समय जब जाएगा, दूसरे का समय आएगा, तो फिर वो आपके साथ वही करेगा। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारा दल, हमारे कार्यकर्ता संबंधों को निभाते हैं और संबंध हमारा हर दल से है, ऐसा नहीं है। अगर मान लिया अभी हमको पंजाब में कोई काम कराना, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो, तो अगर भगवत मान साहब से, केजरीवाल साहब से अगर हम संबंध नहीं बना कर रखेंगे तो वहां के हमारे लोगों को अगर उत्पीड़न होगा, पीड़ित होंगे, तो कैसे न्याय दिला पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे साहब हैं, संजय राउत साहब हैं, अगर हमारे लोग वहां प्रताड़ित होंगे, पीड़ित होंगे, हम उनको इंसाफ दिला, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम सरकार से लड़ लेंगे, लेकिन जो ताकतवर है अगर उससे संबंध बना के नहीं रखे, अब उससे क्या कहते हैं, अरे वो तो गोल में चला गया, वो तो वहां चला गया, अरे वह कमुआ तो करते। तो आज लोग आपको कहते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है भैया, ये सबसे मिलते हैं। और समय के साथ साथ आज अगर आदरणीय स्वर्गीय नेताजी रहते मुलायम सिंह यादव जी, तो जो हस्र इनका हुआ है, उस हस्र में जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलती है और लोगों को एक सही दिशा मिलता है। लेकिन इनके राज्य में, इनके निर्देश पर तो मुझे लगता है कि कोई सफलता नहीं मिल सकती। ओम प्रकाश राजभर जी ने आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात की है, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी? क्या मोदी जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, तो पिछड़े के मुकाबले दलित खड़ा करने की बात किस स्ट्रेटेजी है? ये तो विपक्ष के जो परिक्रमा करने वाले नेता हैं उनके लिए कहा गया था कि अगर आप देश में एक परिक्रमा करके लोगों को गोलबंद बना रहे हैं, तो जहां से आप गोलबंद बना करके ताकत बनाना चाहते हैं, जिसके पास 15% वोट है आप उसको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, जिसके पास 2-4% वोट है उसको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, जिसके पास 6% नमस्कार नहीं कर रहे हैं उसको आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिसके पास 1.5% भी वोट नहीं है और जाकर के हवा बना रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि जहां वोट है उससे दोस्ती करेंगे तो आप प्रधानमंत्री की रेस में जाएंगे। मायावती को अगर बना दिया जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का, तो मोदी को हराया जा सकता है। पहले बनाने की बात तो शुरू हो। नहीं तो ये आपकी तरफ से तो आई है, हम कह रहे हैं, सोच समझ के आप लोगों ने कहा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अपर कास्ट सबको मौका मिलना चाहिए। कोई जरूर थोड़ी ना कि एक ही लोगों को मौका मिलना चाहिए, मिलना मौका तो सबको चाहिए। और संविधान में ये व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी को हराया जा सकता है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। आज के डेट में देश से नहीं, दुनिया के ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हुए हैं। जन जन तक बात इनकी बात पहुंच रही है, मीडिया के माध्यम से, इनके वोल्ट कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जितना मीटिंग, रणनीति, ग्लोबल लीडर हो गए मोदी जी। बिल्कुल हो गए। अमेरिका में चुनाव लड़ने जीत जाएंगे। नहीं, वैसा नहीं मतलब है। मतलब यह है कि अपने भारत बड़े ताकतवर, भारत आज जो G20 हो रहा है, G20 का जो मेन अध्यक्ष आप देखिए मोदी जी को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ताकत है इनके पास, तब तो अखिलेश जी को बना देते। तो ये क्या करते, जैसे रिवर फ्रंट में जांच की फाइल चल रही है, वैसे ही जितने इनके चलते सब फाइल की जांच चलने लगती। तो ये लोगों के बीच में भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा है ना, अब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा अब लोगों के दिमाग से जा रहा है। तो इसीलिए आपको मौका मिला था तो आपने कुछ किया नहीं। अगर आप किए होते, आज जैसे कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए तभी सामाजिक न्याय मिलेगा, अरे भैया तो 4 बार मौका मिला था, तो 4 बार में अगर आप कर दिए होते सामाजिक न्याय, तो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज बीपी सिंह का जो दिया हुआ 27% आरक्षण है, आज उस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबकी संख्या जितनी होती उसकी भागीदारी हो गई होती। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उससे नजरअंदाज करके आप कहते हैं जब तक मैं रहूंगा मलाई मैं खाऊंगा, मेरे लोग खाएंगे, और उसके बाद चला जाऊंगा तो मैं दूसरे की बात करूंगा। तो यही हाल है। अरुण राजभर को आपने सुना, और कहते हैं ना कि जो पुराना दोस्त होता है जब दुश्मन बन जाए तो बहुत घातक होता है। तो साल भर पहले तक समाजवादी पार्टी के दोस्त थे, उनके साथ नहीं, आज भी हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी नमस्ते करेंगे तो हम उनको थोड़ी ना कहेंगे कि आप तरह के कहेंगे कि नहीं हम तो नमस्ते नहीं करेंगे। अरे हमारे आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय है, कितना सम्मान करते हैं लोग जानते हैं। तो फिर वो अपनी जगह पर, राजनीति की बातें अपनी जगह है भाई, सिद्धांत विचार लड़ाई अपनी जगह है। जब बातें कभी होगी ऐसी तो हम लोग एक जगह बैठ के चाय पी लेंगे। बिल्कुल। तो आप ही फैसला करिए कि क्या सच है क्या गलत है। धन्यवाद।